और जो लोग अल्पसंख्यक समाज को वो पड़ोसी मुल्क और जिना से जोड़ते हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग का इलाज करा दो। हम मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी के जानशीन है, हम उसके जानशीन नहीं है, ना हमारा उससे कोई सरोकार है। यहां पर पाकिस्तान से जंग हुई, 1965 की जंग और 1971 की जंग। तो कौन थे हाजी इब्राहिम सिराया, कौन थे लोग गुलबेग? इन्होंने ही ठहर कर हथियारों से भारत की सरजमीन की और सरहद की हिफाजत की थी। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। ये 2 मिनट की तकरीर इनकी। अब आप बोलिए लंबा लंबा कौन छोड़ते हैं? प्रधानमंत्री जितना आप भाषण दे सकते हो उससे बढ़ के भाषण मैं ही दे सकता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और यहां की भैंस का भी जिक्र किया था। अब आप खुद सुनेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तो आप सुनिए। अब आप सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहां कचकी बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और मौत से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक। ये 2 मिनट की तकरीर इनकी। अब आप बोलिए लंबा लंबा कौन छोड़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं और बोल रहे हैं कि बन्नी की भैंस 5 लाख में 45 डिग्री में भी दूर दूर जाकर अपना चारा खुद खा लेती है और 15 से 20 लीटर दूध देती है। प्रधानमंत्री को यह सुनना और समझना चाहिए, यहां की जनता उन भैंसों को पालती है, उन भैंसों को बड़ी इज्जत देती है। प्रधानमंत्री, आपने उन भैंसों के खाने का चारा छीन लिया। आपकी सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट में उनको कोई रियायत नहीं दी। डांग के फॉरेस्ट में तो आपने फॉरेस्ट एक्ट 2006 का 5 का निकाल दिया, मगर बन्नी पश्चिम की जनता को आप भूल गए। प्रधानमंत्री को यह रन याद आता है, सारी दुनिया में दिखाते कि सफेद ये मट्टी है, वो सफेद मट्टी नहीं है। प्रधानमंत्री, वो जब पानी आ जाता है तो नमक आ जाती है, सफेद दिखता है, तो ये फोटो लेके दिखाते, देखो सफेद मट्टी है। प्रधानमंत्री भूल गए, भाजपा भूल गई और ये लोग इंसाफ नहीं करना चाहते बन्नी पश्चिम से। मैं आपको बताने आया हूं, आपको एक ऐसे विधायक की, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी लड़ाई को गुजरात की विधानसभा में उठाए। और मेरी राय में शकील समाज से बेहतर कोई यहां से भूज का एमएलए नहीं हो सकता है। इसीलिए आपसे अपील करता हूं कि आप उनके हक में पतंग के निशान पर वोट दीजिए। प्रधानमंत्री ये भी जानते होंगे कि फॉरेस्ट वाले गड़े खोदते ना, फॉरेस्ट वाले
आपकी भैंस गिरती है उसमें। अब प्रधानमंत्री अगर 5 लाख की भैंस गड्ढे में गिर के जख्मी हो जाती है या मर जाती है तो कौन लेगा उसको, कहां से उसका इलाज होगा। मगर प्रधानमंत्री सारी देश में हर जगह भाषण देने में तो माहिर है। प्रधानमंत्री जितना आप भाषण दे सकते हो उससे बढ़ के भाषण मैं दे सकता हूं, मगर आपको हम बता रहे हैं कि यहां पर यह हालात है, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। अच्छा, क्या कहा प्रधानमंत्री ने? अभी सुना आपने 4-5 दिन पहले गुजरात को मैंने बनाया, कहा था ना। तो बन्नी पश्चिम में पीने का पानी आपको मिला, नर्मदा से मिला आपको पीने का पानी। फिर गुजरात क्या बनाया प्रधानमंत्री आपने? प्रधानमंत्री को हम बताना चाहेंगे कि अगर एक पानी का टैंकर लाना है जानवर को पिलाने के लिए प्रधानमंत्री, तो 1200 रुपये देना पड़ता पानी के टैंकर के लिए। अब 15 लीटर दूध अगर बेच भी दिए तो कितना कमाएगा? 15 लीटर दूध बेचो और एक टैंकर खरीदो। क्या सौदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आप? वाकई में आपने गुजरात को बनाया लूटने के लिए से गरीबों से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि यहां पर एक जमाना था, बड़े बड़े लोग यहां पर आते थे, मगर अब आप देख रहे हैं कि इस रेगिस्तान के बड़े इलाके को केमिकल जोन बनाने के लिए यहां पर शकील समा ने मुझे बताया कि कोई फैक्ट्री है क्या सोलारिस नाम की, और उसमें भी नौकरी मुकामी लोगों को नहीं मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खावड़ा में अस्पताल कहां है नहीं मालूम हमको, और एक सरकारी अस्पताल में ना एक्सरे का इंतजाम है, ना अस्पताल में लेबोरेटरी है। मगर प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने गुजरात को बनाया है। अगर मासूम बच्चा पैदा होता है तो 70, 50, 60 किलोमीटर दूर भूज है, वहां पर ले जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले में दलित समाज के वकील देवजी भाई महेश्वरी का कत्ल कर दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी सरजमीन है, ये एक तारीखी सरजमीन है। जब मुल्क में पार्टीशन हुआ तो यहीं के एक बुजुर्ग ने, मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी ने जो रोल अदा किया, वो सुबह क़यामत तक कोई उनकी कुर्बानी को नहीं भूल सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग अल्पसंख्यक समाज को वो पड़ोसी मुल्क और जिना से जोड़ते हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग का इलाज करा दो। हम मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी के जानशीन है, हम उसके जानशीन नहीं है, ना हमारा उससे कोई सरोकार है। यहां पर पाकिस्तान से जंग हुई, 1965 की जंग और 1971 की जंग। तो कौन थे हाजी इब्राहिम सिराया? कौन थे लोग? गुलबेग। इन्होंने ही ठहर कर हथियारों से भारत की सरजमीन की और सरहद की हिफाजत की थी। और जो लोग पाकिस्तान से जंग के वक्त सरहद से हमारी भारत की जमीन की हिफाजत कर रहे हैं, आज उसी इलाके के भैंसों को गलों में डालकर मार दिया जा रहा है। आज जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर भारत की जमीन की हिफाजत की, दोबारा करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। मगर क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर रहने वाले कौन हैं और रहने वालों के नाम के ऊपर, उनकी जबान के ऊपर, उनकी तहजीब के ऊपर उनसे नाइंसाफी की जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, हमारी जमहूरियत की तल्ख हकीकत एक ही है कि आपकी आवाज होगी तो आपके वोटों से होगी। अगर आपके वोटों से आपका नुमाइंदा नहीं जीतता है तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आप यहां मुत्तहिदा तौर पर अपना एक एक वोट मंजलिस के उम्मीदवार शकील समा के हक में देकर आप उनको कामयाब करेंगे, तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि गुजरात की विधानसभा में आप यहां तक आवाज सुनेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में बैठकर 25 जुलाई को आपके लिए जमीन के मसले पर आवाज उठाता है
तो उसकी कोशिश को आपने यहां पर सुना। और जब शकील समा गुजरात की विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आप सुनेंगे, आप शकील समा को कामयाब करिए। मैं भाजपा हुकूमत को यह बता रहा हूं कि इलेक्शन का चुनाव जरूर है, मगर याद रखो, अगर इस बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर बसने वालों से ऐसा ही नाइंसाफी की जाएगी तो तैयार हो जाओ भाजपा वालों, हम रोड पर निकल कर आएंगे, भैंसों के साथ निकल कर आएंगे। यहां नहीं आएंगे, हम उस जगह पर आएंगे जहां पर मुख्यमंत्री का घर होगा और वहां पर आकर हम तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हम नाइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकते, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सरजमीन पर बसने वाले बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए। 40% हमारी बच्चियां स्कूल को नहीं जाती हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। कौन सा ऐसा मां बाप होगा जो नहीं चाहता कि उसका बेटा और बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? मगर स्कूल नहीं खोले जाते और सिर्फ दिल फरेब बातें की जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इस बार आपको एक अच्छा फैसला लेना है ताकि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भी जाएंगे।